ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. I am Dr. Sahar Fatma, consultant gynecologist, gynecologist and fertility specialist. मेरी स्पेशलिटी है गायनी की कैंसर सर्जरीज़ में। इसके अलावा मैं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करती हूँ जिसमें सेक्स कन्वर्जन के केसेस शामिल हैं एंड आई एम एक्सपर्ट ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसमें हम बेनाइन और कैंसर दोनों केसेस करते हैं। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में, जहाँ बेनाइन केसेस भी हो सकते हैं, मैलिग्नेंसी भी हो सकती है और इनको कैसे डायग्नोज करना है, क्या साइंस एंड सिम्पटम होते हैं, हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और इनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट एज ग्रुप में क्या होती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ओवेरियन सिस्ट हर एज ग्रुप में होती है, प्री मेनोपॉजल में भी हो सकती है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में भी होती है। बहुत ज़रूरी होता है कि ओवेरियन सिस्ट की ट्रीटमेंट सही लाइन पे हो रही हो, क्योंकि बहुत दफ़ा ओवेरियन सिस्ट में कैंसर होता है जो अगर प्रॉपर्ली फर्स्ट टाइम में डायग्नोज नहीं किया जाए तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर बरका जीन म्यूटेशन पॉजिटिव आती है तो यूजुअली हम उनको रिकमेंड करते हैं कि जब आप फैमिली कंप्लीट करें उसके बाद अपनी दोनों ट्यूब्स और ओवरीज रिमूव कर दें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में इस वक्त कैंसर नहीं हुआ तब भी एज के साथ कैंसर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बरका जीन म्यूटेशन में, तो यूजुअली इनको यही रिकमेंड किया जाता है कि जब फैमिली कंप्लीट हो तो वो सर्जरी कराएं जिसमें हम बायलेटरल सल्फेंजियोफ्लेक्टमी करते हैं। अगर ओवेरियन कैंसर्स हों तो उस केस में जो सिम्टम्स हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं। यानी पेशेंट को एब्डोमिनल रिलेटेड कोई सिम्टम हो रहे होते हैं, जैसे उसको बाउल सिम्टम्स हो रहे होते हैं, वो समझती है कि बार बार पेट ख़राब हो रहा है, पेट में दर्द है, कब्ज़ हो जाता है और उसके लिए आमतौर पे वो खुद से सेल्फ मेडिकेट कर रही होती हैं और अपने डॉक्टर को जाकर दिखाती नहीं हैं। तो ये प्रेजेंटेशन भी हो सकती है कैंसर की, और ख़ास तौर पे वो फीमेल जो पोस्ट मेनोपॉजल होती हैं, यानी जो 50 साल से ऊपर की उम्र की ख़वातीन हैं जिनके मेंसेस बंद हो गए, उनमें ओवेरियन कैंसर बहुत वेग सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है, जैसे पेट का सूज जाना, पेट में दर्द होना, बाउल के सिम्टम होना, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की प्रेजेंटेशन होना या गैस की कंप्लेंट कर रही होती हैं, वज़न कम होना और दूसरे इस तरह के सिम्टम्स जो स्पेसिफिकली ओवेरियन कैंसर की तरफ तो नहीं इंडिकेशन कर रहे होते, मगर इन सारे सिम्टम्स को आपको ज़रूर पॉइंट आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये ओवेरियन कैंसर की तरफ जा रहे हों। ओवेरियन से कुछ और भी सिम्टम हैं, जिस तरह पेशेंट को सडन पेन हो, पेशेंट को किसी पेट के एक हिस्से की तरफ पेन हो जो हर मेंसेस में रहता हो, या ऑल ऑफ अ सडन पेशेंट दर्द के साथ कोलैप्स कर जाए। ये सारे सिम्टम हैं क्योंकि हो सकता है कि जो ओवेरियन सिस्ट हो वो रप्चर हो गई हो, उसमें ब्लीडिंग हो गई हो या वो अपनी जगह पे मुड़ गई हो, जिसको हम टॉर्जन कहते हैं। तो उसमें यूजुअली पेशेंट इमरजेंसी में एक्यूट एब्डोमेन की साथ प्रेजेंट करता है, यानी पेट में शदीद दर्द के साथ प्रेजेंट करता है। ओवेरियन कैंसर्स को यूजुअली डायग्नोज करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। ओवेरियन सिस्ट हो या ओवेरियन कैंसर हो, जब भी हमें पेशेंट इस तरह की कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट करती है तो यूजुअली हम एक सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं। इसको ट्रांसवैजाइनल भी करा सकते हैं और ट्रांस एब्डोमिनल भी। इस अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि जो ओवेरियन सिस्ट है वो किस तरह की है, एक तरफ है या दोनों तरफ है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, उस पर हम डायग्नोसिस बनाते हैं, उसका साइज़ क्या है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओवेरियन कैंसर का अगर हमें शुबा होता है तो हम अल्ट्रासाउंड के बाद यूजुअली MRI भी कराते हैं, ताकि हम देखें कि कैंसर कहाँ फैला है, दूसरे ऑर्गन्स में तो नहीं गया है और इसकी खुद की एक्सटेंट और स्टेज क्या है। ओवेरियन सिस्ट में और उन केसेस में स्पेशली जहाँ हमें ओवेरियन कैंसर का डाउट होता है वहाँ हम कुछ टेस्ट कराते हैं जिनको कहा जाता है ट्यूमर मार्कर्स। इनमें CA-125 एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ट्यूमर मार्कर होते हैं जिसमें LDH, अल्फा फीटोप्रोटीन और बीटा SAG शामिल होते हैं। हर कैंसर के केसेस में ट्यूमर मार्कर्स बढ़े हुए नहीं होते। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि ट्यूमर मार्कर्स की जो पिक्चर आ रही होती है वो मिसडायग्नोज कर रही होती है और पेशेंट का ओवेरियन कैंसर बड़े साइज़ का होता है। सो जब भी हम पेशेंट को डाउट करते हैं कि ओवेरियन कैंसर है तो हम 2-3 चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जिसमें पेशेंट की सिम्टम्स, अल्ट्रासाउंड और MRI फाइंडिंग और फिर ट्यूमर मार्कर्स होता है, और इसको मिला के हम एक रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडेक्स बनाते हैं जिसके लिहाज से हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। वो फीमेल जो प्री मेनोपॉजल होती हैं यानी यंग जो फीमेल्स होती हैं 50 से बिलो, उनमें ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन स्टिल उनमें भी ओवेरियन कैंसर के होने के चांसेस होते हैं। तो अगर पेशेंट की सिस्ट बेनाइन हो, एक तरफ हो बॉडी की और कोई बहुत बड़ी साइज़ की ना हो, जिस तरह 5 सेंटीमीटर से छोटी हो, तो हम यूजुअली उनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे रखते हैं, यानी हम पेशेंट को फॉलो करते हैं, कुछ मेडिकेशन देते हैं और यूजुअली ऐसी सिस्ट 3 मंथ्स में रिजॉल्व हो जाती है।
अगर सिस्ट 3 मंथ में भी रिजॉल्व नहीं हो रही हो, या इनका साइज़ 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो, या इनका साइज़ ड्यूरिंग फॉलोअप बढ़ रहा हो, या वो सिस्ट जो दोनों तरफ होती हैं, जो इरेगुलर शेप में होती हैं, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होती हैं, डर्मोइड सिस्ट होती हैं, म्यूसिनस सिस्ट होती हैं, इन सिस्ट को यूजुअली नहीं छोड़ा जाता, इनको पहली दफ़ा में ही सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। जब हम ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी करते हैं तो उसकी प्रेफरेबल सर्जरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। ओवेरियन सिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप इसको एस्पायरेट नहीं होने दें या इसको स्पेलेज नहीं होने दें। ओवेरियन सिस्ट की जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें बहुत दफ़ा लोग इसको एस्पायरेट भी कर रहे होते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेशन की जाती है। ये मेजॉरिटी केसेस में अच्छा नहीं होता, क्योंकि ओवेरियन सिस्ट के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा, ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, और अगर हम एस्पायरेट करते हैं तो हो सकता है कि ओवेरियन कैंसर हो, और जहाँ हमने एस्पायरेट किया वहाँ एब्डोमेन में वो एक पाथवे बनाते हैं जिससे मैलिग्नेंसी स्प्रेड हो जाएगी। तो जब भी ओवेरियन सिस्ट डायग्नोस होती है तो हम या तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, या अगर हमें लगता है कि ओवेरियन सिस्ट बड़ी है और उसको हमने ट्रीट करना है तो उसके लिए हम सर्जरी करते हैं, और इस केसेस में बेस्ट सर्जरी है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आपको एब्डोमेन का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होकर मिल रहा होता है, और जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं वहाँ आप दोनों ओवरीज़ को देर एंड देन देख भी सकते हैं और ट्रीट भी करते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक और फ़ायदा ये होता है कि यूजुअली इसमें स्पिलेज नहीं होने पाता, यानी अगर हमें लगता है कि कोई सिस्ट बड़ी है तो हम उसको इंडो बैग्स में निकालते हैं। सो इस तरह वो जो चांसेस होते हैं कि अगर सर्जरी के दौरान ओवेरियन सिस्ट फट जाए और स्पिलेज हो, जो यूजुअली ओपन सर्जरी में होते हैं, वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में नहीं होते। इसलिए जब भी ओवेरियन सिस्ट को हम ट्रीट करते हैं हम उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए ही करते हैं। ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, इससे एब्डोमिनल स्कार भी छोटा आता है, इंटरनल एडिशंस भी नहीं होती हैं, और इसके अलावा अगर कैंसर हो तो उसके स्पिलेज के चांसेस, यानी उसके फैल जाने के चांसेस कम होते हैं। यंग पेशेंट में जब हम ओवेरियन सिस्ट को ट्रीट करते हैं तो यूजुअली इसमें सिस्टेक्टमी की जाती है, यानी इसमें जो रसोली होती है उसको निकाल के अंडेदानी को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है। सो वो जो मिसकॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम सर्जरी कराएंगे तो शायद हमें ओवरी निकालनी पड़ेगी, ये गलत है, क्योंकि ओवेरियन सिस्ट को मेजॉरिटी केसेस में हम रिकन्स्ट्रक्शन कर देते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस सर्जन के पास जाएँ जिसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी आती हो और जो आपकी ओवरी को बचा के रिकन्स्ट्रक्ट भी कर सके, क्योंकि अल्लाह ने 2 ओवरीज़ दी हैं, मगर एक फ़ीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए दोनों ओवरीज़ का होना और हेल्दी होना ज़रूरी है। सो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप ओवेरियन सिस्ट को निकाल के ओवरीज़ को रिपेयर करें। जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं, यानी जो 50 साल से बड़ी ख़वातीन होती हैं जिनको मेंसेस बंद हो चुके होते हैं, उनमें ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनमें अगर ओवेरियन सिस्ट हमें नज़र आती है, चाहे वो छोटी ही हो, 3 to 5 सेंटीमीटर भी हो, तब भी हम अपने जहन में ख्याल रखते हैं कि इसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्री मेनोपॉजल फीमेल से बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल ख़वातीन, यानी वो ख़वातीन जिनकी 50 साल से ज़्यादा उम्र होती है, जिनके मेंसेस बंद हो चुके होते हैं, उनमें यूजुअली ओवेरियन सिस्ट मैलिग्नेंट होती हैं, यानी उनमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होती है। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में कभी भी ओवेरियन सिस्ट को एस्पायरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर आप इनकी अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेशन करते हैं तो वो कैंसर को स्प्रेड करती है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन की जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है वो लेप्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ बोथ ओवरीज होता है। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स की ट्रीटमेंट प्री मेनोपॉजल फीमेल से डिफरेंट होती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनमें एस्पायरेशन भी नहीं की जाती, क्योंकि अगर आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करेंगे ओवेरियन सिस्ट की या एस्पायरेट करेंगे तो जहाँ से वो नीडल गुजरेगी वहाँ पे कैंसर स्प्रेड हो जाएगा। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल की अल्टीमेट ट्रीटमेंट होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, और इनकी सर्जरीज़ में हम यूजुअली 1 या 2 ओवरीज निकाल देते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में हम ओवरी की रिकन्स्ट्रक्शन नहीं करते, क्योंकि उनमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर एक ओवरी में कैंसर हो तो हम यूजुअली दोनों ओवरीज को और यूट्रस को भी निकाल देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके मेंसेस बंद हो चुके होते हैं, वो अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी होती हैं, और पोस्ट मेनोपॉजल की जो ओवेरियन सिस्ट होती है वो यूजुअली ओवेरियन कैंसर्स होते हैं। जिन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में हम किसी वजह से सर्जरी नहीं कर सकते या वो सर्जरी नहीं कराना चाह रही होती हैं, यूजुअली उन फीमेल्स को हम 2 से 3 महीने फॉलोअप कर सकते हैं। अगर सिस्ट एक तरफ हो, अपरेंटली इरेगुलर हो, यानी आपको मासूम रसोली लग रही हो और पेशेंट को कोई सिम्टम्स भी नहीं हो रहे हों, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में हम एक रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडेक्स निकालते हैं और उस लिहाज से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं।
अगर इनकी ओवेरियन सिस्ट छोटे साइज़ की हो, यानी 3 सेंटीमीटर से छोटी हो, एक तरफ हो, बिनाइन लुकिंग हो, तो यूजुअली अगर पेशेंट सर्जरी के लिए फ़िट ना हो या पेशेंट सर्जरी ना कराना चाह रही हो तो हम उनको फॉलोअप पे रखते हैं, जिसमें उनका हर महीने CA-125 और अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अगर इनका CA-125 यानी ट्यूमर मार्कर बढ़ने लगे, अगर अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग एबनॉर्मल हो, अगर सिस्ट 2 तरफ हो या इरेगुलर शेप की हो, तो इनकी सर्जरी की जाती है, जिसमें लेप्रोस्कोपी की जाती है और दोनों तरफ की ट्यूब्स और ओवरीज को निकाल दिया जाता है। जहाँ हमारा रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इनसे ज़्यादा होता है, यानी हमें जहाँ चांस होता है कि पेशेंट को ओवेरियन कैंसर है, वहाँ हम पेशेंट की स्टेजिंग लेप्रोटमी करते हैं, यानी वहाँ पे पेशेंट की ट्यूब्स, ओवरीज, यूट्रस सब निकाल दिया जाता है। इन केसेस में सर्जरी हमेशा उस सर्जन को करनी चाहिए जो गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हो। मैं गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास बहुत सी दूसरी डॉक्टर्स हमारे पास पेशेंट रेफ़र करती हैं, क्योंकि इस सर्जरी को गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट को ही करना चाहिए। अगर इनको सिंपल गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी कर रही होती है तो यूजुअली वो जो स्टेजिंग लेप्रोटमी होती है, जिसमें हमने ना सिर्फ यूट्रस एंड ओवरीज निकालना होता है बल्कि बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी देखना होता है कि क्या उसमें कोई मास या मेटास्टेसिस चली तो नहीं गई, वो यूजुअली मिस हो जाता है। और ऐसे केसेस में अगर एक दफ़ा आपने यूट्रस निकाल लिया और आपने कैंसर सर्जन ने सर्जरी नहीं की थी, उसने दूसरी चीज़ों की बायोप्सी नहीं निकाली और जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वो नहीं किए, तो यूजुअली इन पेशेंट का बाप ने यूट्रस निकालने के बावजूद इनका कैंसर स्प्रेड हो जाता है, जिसमें ब्लैडर में या गट में चला जाता है और ये केसेस बहुत सीरियस होते हैं। मैं प्रैक्टिस में बहुत सी ऐसी फ़ीमेल देखती हूँ जिन्होंने यूट्रस की रिमूवल सर्जरी की होती है किसी ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट से जो कि कैंसर सर्जन नहीं होती हैं, और जब वो यूट्रस निकाल देती हैं, बहुत दफ़ा तो बायोप्सी के लिए नहीं भेजती या ड्यूरिंग सर्जरी जो स्टेप्स होते हैं इस तरह की कैंसर सर्जरीज़ को वो फॉलो नहीं करती, पेशेंट को बाद में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के लिए भी रेफ़र नहीं करती। तो यूजुअली जब ये पेशेंट हमारे पास सेकेंडरी कैंसर के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये बहुत केस कॉम्प्लिकेटेड हो चुके होते हैं। इनका यूट्रस तो निकल गया होता है मगर उसका जो कैंसर होता है वो ऑलरेडी दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड कर जाता है और उनकी बच जाने के चांसेस और प्रोग्नोसिस बहुत बुरी हो जाती है। तो अगर कैंसर के चांसेस हों तो हमेशा आपको उस सर्जन सर्जरी करानी चाहिए जो गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हो। और अब माशाल्लाह से लोगों में अवेयरनेस है, जब उनको डाउट होता है कि ओवेरियन कैंसर है तो वो उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाते हैं जिनको जो कि गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। मेरे पास बहुत सी गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट रेफ़र करती हैं जिनमें कैंसर का डाउट होता है, ताकि एक प्रॉपर सर्जरी हो पाए, क्योंकि हमें इनका प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉपर प्लान करना होता है। अगर इनको प्रॉपर प्लान नहीं किया जाए तो यही सर्जरी उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। ओवेरियन कैंसर बहुत तरह के हो सकते हैं, बिनाइन भी हो सकते हैं, मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इनको प्रॉपरली एवेल्यूएट और ट्रीट कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत दफ़ा लोगों में मिसकंसेप्शन होता है कि बस ओवेरियन सिस्ट ही है और ना वो प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट को फॉलो कर रहे होते हैं, ना प्रॉपर फॉलोअप पे जाते हैं। इस तरह वही ओवेरियन सिस्ट आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सो जब भी अगर आपको ओवेरियन सिस्ट का डाउट हो, प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, जैसे वो ट्रीटमेंट आपको बताती हैं वैसे फॉलो करें, और अगर वो आपको आफ्टर सर्जरी फॉलोअप पे रखती हैं तो वो भी फॉलो करें। पोस्ट सर्जरी बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोप्सी ज़रूर कराएं, क्योंकि यहीं पे डायग्नोस होता है कि इधर इट्स अ बिनाइन सिस्ट और मैलिग्नेंट सिस्ट। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान ओवेरियन सिस्ट डायग्नोस होती है, ये बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन इनमें भी मैलिग्नेंसी होने के चांसेस हैं। बहुत दफ़ा अगर मैलिग्नेंसी ना भी हो तब भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि टॉर्जन हो सकती है, रप्चर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। इन केसेस में हमने इन पेशेंट्स को क्लोजली फॉलोअप करना होता है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ओवेरियन एक्सीडेंट हो जाए, जैसे ओवरी सिस्ट फट जाए, वो टॉर्जन हो जाए या फिर इंटरनल एब्डोमिनल हेमरेज हो जाए, इन केसेस में इन पेशेंट को सर्जरी करना ज़रूरी होती है और उनकी टाइमली सर्जरी होनी चाहिए। और ये सर्जरी सिर्फ लेप्रोस्कोपी से होनी चाहिए, ओपन सर्जरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन केसेस में हमने माँ और बच्चे दोनों की सर्वाइवल भी देखना है और ये भी देखना है कि माँ और बच्चा दोनों ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर सर्जरी सेफ रहें। आई एम डॉक्टर Sahar Fatna. Thank you for watching this video. Always give priority to your health. If you want to consult me, you can consult me via online consultations or visit me at my clinic. Thank you.